बेटा आप अपना माइक काइंडली म्यूट कर दें। जी, जी। Okay, now today we are going to discuss a very important topic that is actually the ovarian carcinoma. इसमें ऑल्दो इट वाज अ ब्रीफ डिस्कशन जिसमें हमने थोड़ा सा मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से और पेशेंट की जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होती है उसके लिहाज से इसको हमने डिस्कस करना था। बट इट इज़ अ वेरी वाइड रेंज ऑफ टॉपिक जिसमें कि हमारे एमसीक्यूज भी कवर होते हैं प्लस हमारा जो क्लिनिकल एस्पेक्ट है दैट इज़ आल्सो बीइंग कवर्ड इन इट। सो इसमें लिटिल बिट डिस्कशन इज़ रिक्वायर्ड, दैट्स व्हाई आई अरेंज्ड अ सेशन ऑन इट। अब इसमें पहली बात तो सबसे पहले ये आ जाती है कि आप इसको जो ओवेरियन ट्यूमर्स हैं क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। तो इसमें आई वांटेड टू शेयर अ निमोनिक विद ऑल ऑफ यू। उसमें निमोनिक मैं इस तरह बताऊँगी आपको कि हमारे पास जो बेसिकली अगर ओवरी को कंसिडर करते हैं आप तो उसकी एक सरफेस एपिथेलियम होती है और उसके अंदर जर्म सेल लाइनिंग होती है और सेक्स कॉर्ड्स होती हैं। नाउ जहाँ तक सरफेस एपिथेलियल ट्यूमर्स की बात है, तो उसमें हमारे पास जो वर्ड हम यूज़ करते हैं दैट इज़ एक्चुअली माय सिस्टर बिगेन एक्सपीरियंसिंग कैंसर। एम अब यहाँ पे माय सिस्टर बिगेन एक्सपीरियंसिंग कैंसर अगर ये सेंटेंस आप लिख लें तो इसके सेंटेंस के जो पहला वर्ड है माय, तो इसमें एम हम यहाँ पे म्यूसिनस के लिए यूज करते हैं। सिस्टर एस फॉर सीरस ट्यूमर, बी फॉर ब्रैनर ट्यूमर, देन ई फॉर एंडोमेट्रियोइड ट्यूमर एंड देन सी फॉर द क्लियर सेल। अब माय सिस्टर बिगेन एक्सपीरियंसिंग कैंसर, इनका जो सब इस पूरे सेंटेंस में जो फर्स्ट वर्ड्स हैं एक्चुअली हमने इनको सरफेस एपिथेलियल ट्यूमर्स के क्लासिफिकेशन में यूटिलाइज कर ली है टू इज टू मेमोराइज कि इसमें म्यूसिनस है, सीरस है, ब्रैनर है, एंडोमेट्रियोइड है और क्लियर सेल है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आते हैं जर्म सेल ट्यूमर्स। तो जर्म सेल ट्यूमर्स के लिए हमने एक सेंटेंस यूज़ किया है कि इसमें डॉक्टर एग्जामिन द कैंसर। डॉक्टर का आप डी ले लें, डॉक्टर एग्जामिन्ड ई ले लें, द टी ले लें और कैंसर सी ले लें, ठीक है। तो इसका जो आप डी स्टैंड्स फॉर डिस्जर्मिनोमा, एग्जामिन में ई स्टैंड्स फॉर एंडोमेट्रियल साइनस ट्यूमर एंड द इसमें टी स्टैंड्स फॉर द टेराटोमा एंड देन सी कैंसर, सी स्टैंड्स फॉर कोरियोकार्सिनोमा। तो जर्म सेल ट्यूमर्स में हमारे पास डिसजर्मिनोमा आ जाता है, एंडोमेट्रियल साइनस ट्यूमर आ जाता है, टेराटोमा एंड कोरियोकार्सिनोमा। इसके बाद हमारे पास जो थर्ड है दैट इज सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर्स। इसके लिए एक सेंटेंस हम यूज करते हैं शी फेल्ट गुड। अब शी फेल्ट गुड, शी जो फर्स्ट इसका हमारे पास एस यूज हो रहा है दैट इज एक्चुअली शोइंग सर्टलाइल लिडिक सेल ट्यूमर। देन फेल्ट, फेल्ट में एफ जो है ये हम इसको फाइब्रोमा के लिए यूज करते हैं एंड गुड जी फॉर ग्रेनुलोसा थीका सेल ट्यूमर्स। तो अल्टीमेटली इन दिस वे हमने ओवेरियन ट्यूमर्स की क्लासिफिकेशन कर ली है जिसमें सरफेस एपिथेलियल ट्यूमर्स आ जाते हैं, जर्म सेल ट्यूमर्स आ जाते हैं और सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर्स आ जाते हैं। अब बेसिकली patient depending upon either she is young age या she is aged advanced age, whenever she presents to us within some ovarian mass, now we don't know कि ये आपके पास benign mass है या ये malignant mass है। तो how will you approach this patient? तो definitely उसमें हमारे पास वो patient present करेगी with some abdominal pain because एक space occupying lesion जब वहाँ पे आ रही है तो ultimately patient will be experiencing pain in that area। इसके अलावा इसमें एसोसिएटेड क्या हो जाएगा कि उसको मैस इफ़ेक्ट्स आएँगे, उसको ड्रैगिंग फीलिंग होगी पेशेंट को। सिमिलरली ये कि पेशेंट को अगर डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटेंट ऑफ द मैस उसमें अगर ब्लैडर इन्वॉल्व हो रहा है उसकी वजह से प्रेशर हो रहा है तो ब्लैडर के एसोसिएटेड सिम्पटम्स लाइक फ्रीक्वेंसी, डिस्यूरिया, बर्निंग होगी। और अगर ये पोस्टीरियरली प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है तो हमें उस पेशेंट में बाउल कंप्लेंट्स आना शुरू हो जाएँगी। सिमिलरली अगर ये बहुत बड़ा ओवेरियन मैस है जो कि इवन स्टमक तक प्रेस करे तो पेशेंट को ब्लोटिंग भी होगी। तो जो फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व पेशेंट में सिम्पटम्स हैं उसमें एसोसिएटेड व्हाट आर दीज के पेशेंट में कोई बाउल मास के साथ पेशेंट कंप्लेंट करेगी। पेशेंट में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के पेशेंट को फ्रीक्वेंसी वगैरह की कंप्लेंट्स हो सकती हैं, ड्रैगिंग पेन होगा पेशेंट को, ब्लोटिंग हो सकती है पेशेंट को। और इस तरीके से पेशेंट में अल्टीमेटली अगर ये मेलिग्नेंसी की तरफ जा रही है तो उसका मैस डेफिनेटली उसका वेट लॉस भी हो सकता है
और डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटेंट ऑफ द ट्यूमर फिर उसके अकॉर्डिंगली उसकी मज़ीद भी जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है दैट कैन बी सीन। और इसमें हमारे पास अब जब हम इस पेशेंट का एग्जामिन करते हैं स्पेसिफिकली टॉपिक टॉकिंग अबाउट सम मैलिग्नेंट ट्यूमर, तो वी मस्ट नो कि एडवांस्ड एज में मैलिग्नेंट ट्यूमर इज सीन। व्हाई? बिकॉज इसमें जो बेसिकली ओवेरियन ट्यूमर है, यहाँ पे पेल्विक कैविटी में स्लोली ये जो सिस्ट है इसमें एक्सपेंड राइज करती है इन द साइज, और टिल द टाइम कि कैप्सूल रप्चर नहीं होता तब तक पेरिटोनाइटिस नहीं होता। तो अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस कि ये साइलेंटली पेशेंट जस्ट एक्सपीरियंसेस एब्डोमिनल डिस्टेंशन। शी डज नॉट गो फॉर एनी यूजुअली डायग्नोसिस। और अल्टीमेटली जब एडवांस्ड एज में जब पेशेंट का कैप्सूल रप्चर होता है, पेरिटोनाइटिस हो जाता है, पेरिटोनियल फ्लूइड साइटोलॉजी में पॉजिटिव आना शुरू हो जाता है फॉर मेलिग्नेंसी, तब जाके ये कंफर्म हो आमतौर पे पेशेंट्स में होता है। तो ये एडवांस्ड एज में होता है और एडवांस्ड एज पे जाकर डायग्नोज होता है। इसका दो इश्यूज हैं। और हम इस पेशेंट में एग्जामिन कैसे करते हैं? डेफिनेटली हमने अगर उसका बॉडी मास इंडेक्स देखना है तो उसमें एमासिएटेड पेशेंट हो गए लाइक इन मेलिग्नेंसी। और इसके अलावा ये कि हम उस पेशेंट में जो रेस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन है दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, लेकिन हम इस पेशेंट में जो भी एक्सेसिबल लिम्फ नोड्स है उसको हम देखेंगे। और हम चेस्ट में स्पेसिफिकली कोई प्लेरल इफ्यूजन तो नहीं है, रिड्यूस्ड ब्रेथ साउंड्स तो नहीं है, अगर लंग्स की इन्वॉल्वमेंट हो रही है उसको हम देखेंगे। अब हम स्पेसिफिकली अगर एब्डोमिनल मैस की तरफ आ गए हैं तो यहाँ पे हमने असेस करना है पेशेंट में कि कोई पेशेंट में टेंडरनेस तो नहीं है। मैस अगर आपने फील किया है तो उसका साइड क्या है, साइज क्या है, उसकी डायमेंशंस क्या है, उसकी ओवरलाइंग सरफेस कैसी है, मोबिलिटी कैसी है, कोई अडहेरेंस टू द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स तो नहीं है। और ये कि पेशेंट में इसकी साथ में कोई एसआईटीज़ है तो उसको आप देखेंगे। अगर रिमार्केबली इंक्रीज्ड एसआईटीज़ है तो आप फ्लूइड थ्रिल को भी साथ में चेक करेंगे। और प्लस ये कि आपने विज़रम मेगैली को भी रूल आउट करना है। अब आपने एब्डोमिनल एग्जामिनेशन को थोड़ा यहाँ पे डिटेल में आपने परसू किया। एंड देन कमिंग टुवर्ड्स द बायमैनुअल पेल्विक एग्जामिनेशन। बायमैनुअल पेल्विक एग्जामिनेशन हम यूट्राइन साइज को देखते हैं, उसकी मोबिलिटी देख लेते हैं। अब नाउ द मेन पॉइंट टू बी डिस्कस्ड हियर इज कि जो आपका एडेनेक्सल मैस होगा, थोड़ा सा डिफरेंशिएटिंग फीचर ये होगा कि इट विल बी फेल्ट सेपरेबल फ्रॉम द यूट्रस। तो अल्टीमेटली लोअर लिमिट जो इन केस ऑफ एडेनेक्सल मैस उसकी लोअर लिमिट आपको इजीली फील हो जाएगी। लेकिन अगर ये यूट्राइन मैस होता तो उसकी लोअर लिमिट आपको फील ना होती बिकॉज इट इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द यूट्रस। लेकिन चूंकि ये एडनेक्सल मैस है दैट इज व्हाई यू कैन इजीली फील द लोअर लिमिट ऑफ द मैस, और ये कि इट इज फेल्ट सेपरेबल फ्रॉम द यूट्रस। और मज़ीद ये कि आप उसको एडिनेक्सा की मोबिलिटी के असेस कर सकते हैं और साथ में साइटीज़ को भी आप देख सकते हैं। एट द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन, पर रेक्टल एग्जामिनेशन इज टू बी डन इन द केस जब आपको मेलिग्नेंसी का सस्पिशन है। एंड व्हाई डू यू गो फॉर द पर रेक्टल एग्जामिनेशन? ताकि आप देख सकें कि कोई रेक्टल म्यूकोसा की इन्वॉल्वमेंट तो नहीं हो रही। एंड यू नो कि अकॉर्डिंग टू द स्टेजिंग ऑफ सी ए ओवरी, अगर रेक्टल म्यूकोसा की इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो इट इज़ 4A, यानी अब ये एडवांस स्टेज डिजीज़ बन गई है। तो आपकी जस्ट क्लिनिकल असेसमेंट के ऊपर ही आपने काफ़ी हद तक डिजीज़ को असेस करना है। नाउ एज फार एज द इन्वेस्टिगेशंस आर कंसर्न, इन्वेस्टिगेशंस में आप बेसलाइन तो हम रूटीनली करते ही हैं। और डेफिनेटली आपने जब कोई पेशेंट में डायग्नोसिस की तरफ जाना है तो आपने स्क्रीनिंग से आगे थोड़ा सा ज़रा डायग्नोस्टिक टेस्ट की तरफ जाना होता है। नाउ कमिंग टूवर्ड्स के स्पेशली इफ द मेलिग्नेंसी इज बीइंग सस्पेक्टेड इन द केस, तो उस केस में आपने अगर यंग एज पेशेंट है तो उसमें आपने BNM रूल अप्लाई करना होता है। व्हाट इज़ BNM रूल? B stands for malignant and M stands for B stands for benign and M stands for malignant। तो इसमें एक्चुअली हम BNM रूल अल्ट्रासोनोग्राफी के अकॉर्डिंगली देख रहे होते हैं कि अगर जो आप अल्ट्रासोनोग्राफिक पिक्चर आप देखते हैं सिस्ट की, अगर ये वन साइडेड है और उसमें यूनिलोक्यूलर है यानी कि वन सेप्टेशन है और सिस्टिक है, जस्ट ये इसमें क्लियर फ्लूइड है, कोई एसाइटीज नहीं है, कोई इसमें मेटास्टेसिस के आपको साइन नजर नहीं आए, वॉस्कुलैरिटी डॉपलर के ऊपर कोई इंक्रीज वॉस्कुलैरिटी नहीं है, तो अल्टीमेटली व्हाट डज इट शो दैट इट इज सम बिनाइन लीजन। तो डेफिनेटली आप यहाँ पे
कंफर्ट जोन में है। लेकिन इफ दिस लीजन इज प्रेजेंट ऑन द बोथ साइड्स, इसमें मल्टीलोक्यूलर है, इसमें मल्टीपल सिस्टिक स्ट्रक्चर्स हैं, आपको सॉलिड कंपोनेंट मिलता है, एसआईटीज मिलती है, आपको इंक्रीज वॉस्कुलैरिटी ऑन द अल्ट्रासोनोग्राफी मिलती है। तो इन दैट केस बेसिकली मेलिग्नेंट रूल इस पे अप्लाई हो रहा है। तो यंग एज के केस में व्हाट हैपेंस कि हम बेसिकली इन यंग एज पेशेंट वी गो फॉर द बीएनएम रूल एप्लीकेशन। और बीएनएम रूल के अकॉर्डिंगली हम उसको स्पेसिफाई करते हैं कि देर इज़ रिस्क ऑफ मेलिग्नेंसी और नॉट। लेकिन अगर हम बात करते हैं पेशेंट एडवांस स्टेज में, तो वी गो फॉर द रिस्क ऑफ मेलिग्नेंसी इंडेक्स, आरएमआई कैलकुलेशन हम करते हैं। अब आरएमआई का थोड़ा-सा ये कि ये ना सिर्फ़ ये कि आपका एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि आपका क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। यू मस्ट नो कि कैसे आपने कैलकुलेट करना है। आरएमआई में बेसिकली 3 चीज़ें आपके पास होती हैं। एक आपका मेनोपॉज़ल स्टेटस क्या है पेशेंट में, एक आपके CA 125 की वैल्यू इंटरनेशनल यूनिट्स में वो कितनी है, और थर्ड नंबर पे ये कि आपका अल्ट्रासोनोग्राफिक स्कोर कैसा है। अब आपके पास अगर पेशेंट प्री मेनोपॉज़ल है तो स्कोर 1 देते हैं उसको, अगर पोस्ट मेनोपॉज़ल है तो आप उसको स्कोर 3 देते हैं। सिमिलरली CA 125 की वैल्यू एज़ इट इज़ आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं। और जो आपका अल्ट्रासोनोग्राफिक स्कोर है, इसमें हम बेसिकली 5 चीज़ों को देख रहे होते हैं। वो यही है कि मल्टीलोक्यूलर सिस्ट है, या फिर अगर ये बायलैटरल है, या सॉलिड है, या एसाइटिस है, या मेटास्टेसिस है, इसमें तो हम इसको 1 स्कोर दे रहे होते हैं। और अगर आपके पास फॉर एग्जांपल अल्ट्रासोनोग्राफिक फीचर्स जो हैं मैलिग्नेंसी के 2 से ज़्यादा नज़र आ जाएँ, 2 मोर देन 2, तो आप स्कोर 3 देते हैं, या उसको आप उसको स्कोर 1 देते हैं, या फिर आप उसको 3 देते हैं। अब आपके पास अगर फॉर एग्जांपल ये स्कोर 3 आ गया अल्ट्रासाउंड का, यानी कि आपके पास बायलैटरलिटी भी है, सॉलिड एरिया भी है, एसआईटीज भी है, मल्टीलोक्युलैरिटी भी है, तो ये मोर देन 2 फीचर्स आ गए हैं, तो आप 3 इसका स्कोर ले लेंगे। मेनोपॉज़ल है तो मज़ीद 3 आ गया। और सिमिलरली CA 125 फॉर एग्जांपल आपके पास वैल्यू आ गई है 40, तो आप इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बिकम्स 3 इंटू 3 इंटू 40 बिकम्स 360। तो व्हाट डज इट मीन कि हाई चांस ऑफ मेलिग्नेंसी इज देयर। नाउ जनरली हमने एक रफ सा एक कैलकुलेशन की हुई है CA 125 आरएमआई की वैल्यूज़ के ऊपर, कि अगर ये हमारे पास 25 टू 250 की रेंज में जाएगा तो हमारे पास मेलिग्नेंसी का रिस्क ऑलमोस्ट 20% है। लेकिन जैसे ही हमारे पास आरएमआई की वैल्यू मोर देन 250 हो जाएगी, तो हमारे पास जो मेलिग्नेंसी का रिस्क है दैट इज एज मच एज 70%। तो यहाँ से हमने एक क्लिनिकल असेसमेंट कर ली पेशेंट की रिस्क ऑफ मेलिग्नेंसी इंडेक्स कैलकुलेशन के ऊपर, जो कि हम मोस्ट कॉमनली यूज़ कर रहे हैं इन केस ऑफ एडवांस्ड एज पेशेंट्स, और उन्हीं के ऊपर हम इसको अप्लाई करते हैं। और हमने जैसे डिस्कस किया कि हमने बीएनएम रूल अप्लाई किया है इन केस ऑफ यंग एज पेशेंट्स। अब इन एनी केस आपने चाहे आरएमआई कैलकुलेट किया है, चाहे आपने बीएनएम रूल अप्लाई किया है, बट इवन देन यू हैव टू गो फॉर द सीटी स्कैन। आपने सीटी स्कैन अपना देखना है, और उसमें आपने एक्सटेंट ऑफ द ट्यूमर देखना है, आपने कोई पैरा एओर्टिक लिम्फ नोड्स की इन्वॉल्वमेंट है, और कैप्सूल रप्चर है या इंटैक्ट है, उसमें पेल्विक कलेक्शन है, या कैप्सूल अभी इंटैक्ट है जिसकी वजह से अभी स्पेलेज नहीं हुई है। तो यू विल डेफिनेटली सी द एक्सटेंट ऑफ द ट्यूमर मोस्ट इजीली एंड मोस्ट जो प्रिसाइज है दैट इज ऑन द सीटी स्कैन। आप सीटी स्कैन करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली, बट टिल नाउ आपने इसका जस्ट एक तरह से पेशेंट को आपने स्क्रीन किया है। फॉर द डायग्नोस्टिक पर्पस यू हैव टू गो फॉर द बायोप्सी, बिकॉज जब तक आपका हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन पे कंफर्म नहीं हो जाता, टिल दैट टाइम यू कैन नॉट कंफर्म योर फाइंडिंग। तो दैट इज़ वाई, अगर फॉर एग्जांपल पेशेंट में सीटी स्कैन शो कर रहा है कि कैप्सूल रप्चर्ड है, पेरिटोनियल स्पिलेज है, तो आप साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, और उसके ऊपर आप पेशेंट में फॉर एग्जांपल मेटास्ट आपको मेलिग्नेंट सेल्स मिल गए हैं, तो डेफिनेटली आप उसकी बेस पे इसको डायग्नोस कर लेंगे। सिमिलरली
वी नो कि जो आपने स्टेजिंग पढ़ते हैं उसमें अगर 1C स्टेज है, 1C होता है कि मीन्स रप्चर ऑफ द कैप्सूल हैज़ बीन देयर। अब कैप्सूल तो वैसे भी रप्चर हो चुका है, तो इसमें आप इसकी बायोप्सी ले सकते हैं। इसकी बायोप्सी लेके आप उसको अल्टीमेटली हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए देखेंगे, उसको डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट डायग्नोसिस, और मेलिग्नेंट है तो विच टाइप ऑफ द ट्यूमर, और उसके अकॉर्डिंगली आप उसकी एक्सटेंट ऑफ द सर्जरी को प्लान करेंगे। आपने जो स्टेज करना है उसमें सीटी स्कैन बहुत हेल्पफुल है, बिकॉज़ आपकी जो स्टेज है दैट इज़ बीइंग डिफाइंड ऑन विद द हेल्प ऑफ सीटी स्कैन। तो आपने हिस्टोलॉजिकल डायग्नोसिस बना लिया, आपने डिज़ीज़ को स्टेज कर लिया, आपने डिज़ीज़ को स्टेज कैसे करना है ये बेसिकली अब जो फिगो स्टेजिंग है 1, 2, 3 एंड 4, इसमें हमारे पास जो, अगर हम सिंपल वे में इसको मेमोराइज़ करने की कोशिश करें तो हमारे पास स्टेज 1 में बेसिकली ये कन्फाइंड है ओवरी तक। अब ये डिपेंड करता है कि 1 ओवरी तक कन्फाइंड है या बोथ ओवरीज़ तक कन्फाइंड है। तो बेसिकली हमने इसको इस तरीके से डिवाइड कर लिया है कि अ, अगर फॉर एग्जांपल ये 1A है तो बोथ 1 ओवरी है, और अगर ये 1B है तो बोथ ओवरीज़ हो जाएँगी, और सी में ओवरीज़ भी इन्वॉल्व्ड हो जाएँगी, कैप्सूल भी रप्चर होगा, और अल्टीमेटली ये एसआईटीज़ की तरफ चला जाएगा, बिकॉज़ जैसे ही कैप्सूल रप्चर होगा डेफिनिटली यू नो कि एसआईटीज़ इज़ गोइंग टू बी देयर। नाउ स्टेज 2 में हमारे पास पेल्विस तक कन्फाइंड है आपकी डिज़ीज़, मीन्स यूट्रस है, पेल्विक स्ट्रक्चर्स हैं, यहाँ तक कन्फाइंड है। बट एज़ सून एज़ स्टेज 3 हैज़ बीन देयर, तो व्हाट हैपेंस कि यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक इम्प्लांट स्टार्ट हो गए हैं, और पैरा एओर्टिक रिट्रोपेरिटोनियल इन लिम्फ नोड्स की इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट हो गई है। सिमिलरली स्टेज 3 में जो हमारे पास एडवांस स्टेज 3 है उसमें 3C में आके अंडर सरफेस ऑफ डायफ्राम जो है लिवर कैप्सूल, ये भी इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है। फिर हमारे पास एडवांस स्टेज 4 आ जाती है, जिसमें कि हमारे पास अर्ली में अगर 4A है तो रेक्टल म्यूकोजा या ब्लैडर म्यूकोजा, और 4B में हमारे पास डिस्टेंट मेटास्टेसिस अल्टीमेटली इज देयर। तो ये सारी आपने इसको स्टेज किया, आपने इसमें स्टेजिंग के लिए आपने सीटी स्कैन किया। सो अल्टीमेटली आपने इसका हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन कर लिया, आपने इसको स्टेज किया, और बेस्ड अपॉन द स्टेजिंग नाउ व्हाट हैपेंस कि द वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच मोस्ट ऑफ अस फॉरगेट इन प्लानिंग द डेफिनेट मोड इज कि हम उसमें भूल जाते हैं कि मल्टी डिसिप्लिनरी टीम अप्रोच है, प्लस ये कि ट्यूमर बोर्ड मीटिंग है। नाउ व्हाट इज ट्यूमर बोर्ड मीटिंग? ट्यूमर बोर्ड मीटिंग इज एक्चुअली कि जिसमें हमारे पास डिफरेंट मेंबर्स होते हैं, कि आपके पास एक तो हिस्टोपैथोलॉजिस्ट होगा जो कि रिपोर्ट को देख के बताएगा कि व्हाट टाइप ऑफ ट्यूमर इज देयर, और इस पे स्पेसिफिकली इसका मोड ऑफ स्प्रेड क्या है, और इसमें क्या इसका ट्रीटमेंट मोडेलिटी हो सकती है। तो हिस्टोपैथोलॉजिस्ट होगा, सिमिलरली गायनेकोलॉजिकल ऑन्कोलॉजिस्ट होगा या ऑन्कोलॉजिस्ट होगा। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे ऑन्कोलॉजिस्ट या गायनेकोलॉजिस्ट होगा, और हमारे पास इसके अलावा पेशेंट के यहाँ पे रेडियोलॉजिस्ट होगा, और ये बेसिकली हमारे पास सर्जन भी हो सकता है इस टीम में। और अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस कि ये तमाम डिस्कशन करेंगे कि किस चीज़ के ऊपर, पेशेंट की जो डायग्नोसिस है उसके ऊपर, और जो डिज़ीज़ अगर ये मेलिग्नेंट है तो इसकी स्टेज के ऊपर अल्टीमेटली, और इसके ट्रीटमेंट प्लान के ऊपर। नाउ जो आपका मैनेजमेंट प्लान है आफ्टर द ट्यूमर बोर्ड मीटिंग, वो डेफिनेटली डिपेंड करता है स्टेज के ऊपर। नाउ डिपेंड्स कि आपके पास अब हमारे पास प्रॉब्लम तो ये है कि ये डिज़ीज़ डेफिनेटली पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करती है एडवांस स्टेज डिज़ीज़ में, और ये पेशेंट हर सेल्फ भी आपके पास एडवांस स्टेज में होती है। तो आपने अब इसमें डिपेंड करता है कि हाउ टू प्रोसीड इन दिस केस। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास यंग एज पेशेंट है, और पेशेंट फर्टिलिटी स्पेयरिंग सर्जरी चाह रही है, और सिमिलरली ये कि पेशेंट में फॉर एग्जांपल ये डिज़ीज़ जो है ये अ, अभी अर्ली स्टेज पे है, सीटी स्कैन ने उसको उसकी जो एक्सटेंट है दैट इज़ बीइंग शोन जस्ट कन्फाइंड टू द ओवरी। तो इन दैट केस व्हाट हैपेंस कि द बेटर इम्प्रूवमेंट इज़ कि आप उसकी फ्रोजन सेक्शन टेक्निक यूज़ करें। फ्रोजन सेक्शन टेक्निक आपको ये बता देगा कि वेदर ये मेलिग्नेंट है या बिनाइन है। तो आप उसकी फ्रोजन सेक्शन करके अल्टीमेटली आप उसकी यूनिलैटरल साल्पिंगोफरेक्टमी कर सकते हैं अगर ये मेलिग्नेंट है, और आप फॉलोड बाय कीमोथेरेपी पे उसको स्विच ऑन कर सकते हैं ताकि उसकी दूसरी स्पेयर ओवरी को आप स्पेयर कर सकें। और
हाउएवर अगर पेशेंट आपके पास एडवांस स्टेज है तो डेफ़िनेटली उसमें फिर हमने उसको बायलेटरल सार्पिंगोफरेक्टमी करनी है और हमारा स्टेजिंग लेप्रोटमी का प्लान एक्सटेंड हो जाएगा। नाउ अब अगर अगर हम पेशेंट में फॉर एग्ज़ाम्पल फर्टिलिटी स्पेयरिंग कंसर्न्स की बात नहीं करते, हम जनरल मैनेजमेंट की बात करते हैं और पेशेंट में अर्ली स्टेज डिज़ीज़ है, तो इन दैट केस वी हैव टू गो फॉर द स्टेजिंग लेप्रोटमी। स्टेजिंग लेप्रोटमी बेसिकली इसमें हम कैसे प्रोसीड करते हैं कि हमने पेशेंट को काउंसल करना है, उसके कोमॉर्बिड्स को हमने एक्सक्लूड करना है, हमने मल्टीडिसिप्लिनरी टीम अप्रोच यूज़ करनी है, जिसमें कि हमने सीनियर एनेस्थेटिस्ट को, हमने सर्जन को और साथ में सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हैं, तमाम इन्वॉल्व होंगे। अल्टीमेटली इसमें हम पेशेंट को प्री ऑप प्रिपरेशन होगी उसकी, कोई भी कोमॉर्बिड्स हैं तो उसको एड्रेस करेंगे और अल्टीमेटली हम उस पेशेंट में सर्जरी से पहले हम लोग डाइट प्लान शुरू करते हैं जिसमें कि हम उसको लिक्विड स्टार्ट करते हैं बिफोर सर्जरी, ताकि उसकी गट जो है वो स्टेराइल हो जाए। व्हाई? बिकॉज़ ड्यूरिंग द प्रोसीजर अगर आपकी गट ज़्यादा लोडेड है तो अल्टीमेटली अगर रिस्क है डैमेज टू द कोलोन, तो उसमें क्या हो जाएगा कि सारा स्पिलेज हो जाएगा पेशेंट में फीकल मैटर का, जिसकी वजह से पेरिटोनाइटिस हो सकता है। दैट इज़ व्हाई हम गट को स्टीराइल बनाएँगे, ऑलमोस्ट 3 डेज़ पहले हम उसकी बॉवल अ गट प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। और ये तमाम कर लेने के बाद हमने उसको एनेस्थेटाइज़ किया, जनरल एनेस्थीसिया चूज़ किया हमने, सुप्राप्यूबिक हमने मिडलाइन एनसीएन चूज़ करना है। व्हाई? बिकॉज़ ये बेटर विजुअलाइज़ेशन देता है हमें। और सुप्राप्यूबिक एनसीएन व्हाई? बिकॉज़ ये हमने उसको एक्सटेंड करना है अगर ये मैलिग्नेंसी है तो। नाउ व्हाट विल हैपन, अभी आपने 100 एमएल की जस्ट सिरिंज को 100 एमएल नॉर्मल सलाइन से फिल करना है और आपने उसको पैराकोलिक गटर्स में स्पिल कर देना है। अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई क्लियर फ्लूइड नज़र नहीं आया, तो आपने पेशेंट को विदाउट उसको शेकिंग आपने जस्ट वैसे ही आपने उसको आपने फ्लूइड पैराकोलिक गटर्स में इंस्टिल किया था, उसको आपने वापस सक बैक कर लेना है और उसको साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए आपने भेज देना है। आपने उसका कलर असेस करना है, कोई उसमें डेब्रिस है, जो भी है वो सारा आपने अकॉर्डिंगली एग्जामिन करना है। नाउ फर्दर आपने उसका इंस्पेक्शन करना है विसरा की। कैसे इंस्पेक्शन करनी है आपने? आपने बेसिकली पैनोरामिक व्यू होता है और व्हाट इज़ पैनोरामिक व्यू, कि आपने उसको बेसिकली एंटी क्लॉकवाइज में या क्लॉकवाइज में आपने अगर उसको आप एंटी क्लॉकवाइज अगर मूव करेंगे तो आपने सीकम को देखा, आपने पैराकोलिक गटर देखा, आपने अंडर सरफेस ऑफ द डायफ्राम देखी, लिवर देखा, लिवर की सरफेस देखी, पैराकोलिक आपने पैरा एओर्टिक रिट्रो पेरिटोनियल लिम्फ नोड्स को असेस किया, आपने स्प्लीन को असेस किया, यहाँ से राइट किडनी और उसके बाद लेफ्ट किडनी, और फिर हमने लेफ्ट पैराकोलिक गटर को देखा, सिग्मोइड कोलोन का देखा और हमने साथ में यूट्रस देखा है हमने, सिस्टिक मास भी देखा है, इसकी एक्सटेंट देखी है, इसकी डायमेंशंस देखी हैं और इस तमाम प्रोसीजर में हमने अकॉर्डिंगली सर्जरी प्लान की है। नाउ अगर फॉर एग्जांपल अर्ली स्टेज डिजीज़ है तो इन दैट केस हमने क्या करना है, साइटोलॉजिकल रिडक्शन करनी है, मैक्सिमम डिबल्किंग सर्जरी करनी है। इसमें the surgery is called as cytoreductive surgery. Now what is cytoreductive surgery? बेसिकली उसमें ये होता है कि आपने इस तरह कैसे बल्क रिमूव करना है कि जो रेजिडुअल डिजीज है दैट इज लेफ्ट बिहाइंड, जस्ट रेजिडुअल डिजीज शुड नो मोर बी देयर, और एटलीस्ट आपने 0.5 टू 1 सेंटीमीटर जो क्लियर एरिया है उसको भी रिमूव कर देना है। तो ये दैट इज साइटोरिडक्टिव सर्जरी अर्ली स्टेज डिजीज़ में। तो इसमें आपने क्या करना है कि आपने टोटल एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी की है, बायलेटरल साल्पिंगो ओफरेक्टमी की है, आपने इसमें इंट्राकोलिकोमेंटेक्टमी की है, पैराकोलिक जो लिम्फ नोड्स रिमूव किए हैं तो इसमें लिम्फेडिनेक्टमी भी की है और आपने फ्लूइड को साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए भी साथ में भेज देना है। तो अल्टीमेटली आपने ये तमाम फाइंडिंग्स ये प्रोसीजर कर लेने के बाद आपने बायोप्सी के लिए आपने स्पेसिमेन को फॉर्मलिन में डाल के आपने भेजना है फॉर द
हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन और रिपोर्ट टू बी फॉलोड। और आपने जो फ्लूइड लिया है उसको साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजना है। सिमिलरली अभी आपके पास कंफर्म है कि मेलिग्नेंसी वाज देयर, तो डेफिनेटली आपने पोस्ट ऑपरेटिव कीमोथेरेपी देनी है पेशेंट में। और फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट आपके पास एडवांस स्टेज डिजीज में आती है लेकिन उसके प्रेशर इफेक्ट्स हैं, एब्डोमेन ग्रॉसली डिस्टेंडेड है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ उसको डेवलप हो रही है, उसको ब्लैडर या बॉबल सिम्टम्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो इन दैट केस व्हाट वी डू इज़ कि डी बल्किंग सर्जरी, मतलब कि आपने बल्क उसको कम करने के लिए आपने जितना हो सकता है, एम आपका ये है कि लेस देन 1 सेंटीमीटर रेजिडुअल डिजीज रह जाए आपके पास, आपने बल्क को निकाल दिया और उसके बाद आपने पेशेंट को कीमोथेरेपी पे डाल दिया। या फिर हम एडवांस स्टेज में ये भी कर सकते हैं कि न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी देते हैं ताकि उसका कुछ ट्यूमर मास श्रिंक हो जाए, और न्यू एडजुवेंट दे लेने के बाद हम उसको सर्जरी की तरफ जाते हैं ताकि हम उसकी डीबल्किंग सर्जरी कर सकें। तो अल्टीमेटली इन डिपेंड करता है कि आपकी जो ट्यूमर बोर्ड मीटिंग है व्हाट डू दे डिसाइड के एक्सटेंड के अकॉर्डिंगली आपका मोडालिटी क्या होगी। लेकिन अर्ली स्टेज डिजीज में डेफिनेटली द प्लान ऑफ मैनेजमेंट इज कि आपने स्टेजिंग लेप्रोटमी करनी है, आपने साइटोरेडक्टिव सर्जरी करनी है, और उसके अकॉर्डिंगली आपने पोस्ट ऑप कीमोथेरेपी भी पुट ऑन करना है पेशेंट को। कीमोथेरेपी के लिए वी मस्ट नो कि जो हमारे पास प्लैटिनम है दैट इज वेरी मच सेंसिटिव इन केस ऑफ ओवेरियन ट्यूमर्स, और हम प्लैटिनम के अकॉर्डिंगली ही देखते हैं कि ये डिजीज़ वेदर रेजिस्टेंट है या ये सेंसिटिव है टू द प्लैटिनम, और उसके अकॉर्डिंगली वी असेस द प्रोग्नोसिस ऑफ द डिजीज़। फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट रिस्पॉन्ड करता है प्लैटिनम बेस्ड कीमोथेरेपी को, तो इट विल बी कॉल्ड एज सेंसिटिव। ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि इट विल बी कॉल्ड सेंसिटिव अगर ये रैकर करती है आफ्टर और मोर देन 1 ईयर, तो ये इट मीन्स कि प्लैटिनम बेस्ड कीमोथेरेपी सेंसिटिव है। नाउ बट इज पार्शली सेंसिटिव कि अगर ये डिजीज 6 मंथ्स में रैकर कर जाए तो इट इज पार्शली सेंसिटिव। और व्हाट इज रेजिस्टेंट कि अगर डिजीज आपकी लेस देन 6 मंथ्स में रैकर कर जाए तो दैट इज प्लैटिनम रेजिस्टेंट। और व्हाट इज रिफ्रैक्टरी कि अगर आपकी डिजीज ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ही रैकर कर जाए, दैट इज रिफ्रैक्टरी टू द कीमोथेरेपी। तो इन दैट केस डेफिनेटली आपने या तो कीमोथेरेपी चेंज करनी है, आपने उसके अकॉर्डिंगली डिपेंड करता है आपने, या फिर ये कि आपने इसमें फर्दर कुछ इम्यूनोमॉड्यूलेटिंग थेरेपी या कोई और थेरेपी आप उसमें यूज़ कर सकते हैं कि पैलिएटिव क्योर के लिए आप उसको क्या देंगे। और चूंकि हमारे पास ओवरी में ज़्यादा स्ट्रोमल कंपोनेंट है दैट इज़ वाई हम इसमें हमारे पास कीमोथेरेपी इसमें इफ़ेक्टिव होती है और रेडियोथेरेपी इसमें इफ़ेक्टिव नहीं होती इतनी ज़्यादा। और मज़ीद ये कि पेशेंट को हम फर्दर अगर हमने फॉर एग्जांपल अर्ली स्टेज डिजीज़ में स्टेजिंग लेप्रोटमी के बाद हमने उसे कीमोथेरेपी दी है, तो फिर उसके बाद हम उसको फ़ॉलो-अप पे रखते हैं, और फ़ॉलो-अप का तरीका हमारा यही होता है कि हम उसका ट्रांसवैजानल स्कैन करते हैं और हम उसका CA-125 वैल्यू देखते हैं। वी मस्ट नो कि जो CA-125 है उसका नॉर्मल वैल्यू 25 इंटरनेशनल यूनिट्स तक है। अगर ये इससे ज़्यादा होगा तो कुछ इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस में भी ज़्यादा हो जाता है, लेकिन अगर 200 यूजुअली अगर 200 से ज़्यादा हो CA-125 तो इट्स कंसिडर्ड कि इट माइट बी ड्यू टू सम अंडरलाइंग मेलिग्नेंसी। तो CA-125 एंड TVS आर द मार्कर्स बाय व्हिच वी डू यूजुअली डू द स्क्रीनिंग ऑफ द पेशेंट ऑन फॉलो अप। और मज़ीद ये कि इसमें एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम हमारे पास कुछ पेशेंट्स यंग एज में ऐसे होते हैं जिनमें बरका म्यूटेशंस होती हैं, तो बरका म्यूटेशन के एक जो वजह से उनमें सी ए ओवरी का रिस्क होता है। और इन अ वे के जो लाइफ टाइम रिस्क ऑफ ओवेरियन कार्सिनोमा विद बरका 1 म्यूटेशन 40% है, ये एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। और बरका 2 की म्यूटेशन से जो लाइफ टाइम रिस्क ऑफ ओवेरियन कैंसर है दैट इज़ 20%। तो अल्टीमेटली अगर हम इन पेशेंट्स में बायोलेटरल साल्पिंगोफरेक्टमी कर देते हैं, तो व्हाट विल बी देयर के 80% रिडक्शन ऑफ रिस्क ऑफ सी ओवरी विल बी देयर। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू अगेन कि अगर आप बायोलेटरल सर्पिंग बायोलेटरल ओवेक्टमी कर देते हैं, तो इन दैट केस आपकी जो ओवेरियन कैंसर का रिस्क है दैट विल बी रिड्यूस्ड बाय अबाउट 80%। लेकिन जो रिसेंट हमारी गाइडलाइंस आई हैं दे से कि आप उसमें बायोलेटरल सर्पिंगो ओवेक्टमी करें। व्हाई? बिकॉज 60% जो हाई रिस्क ओवेरियन ट्यूमर्स होते हैं दे अराइज फ्रॉम द फिलोपियन ट्यूब, तो आप फिलोपियन ट्यूब को भी साथ में रिमूव कर लेंगे ताकि कोई भी उसमें जो रिस्क है डिजीज़ का वो ना रहे यहाँ पे। तो दिस वाज एक्चुअली
in short, the important points regarding the approach towards a patient with some adnexal mass, and how, and if it comes out to be malignant, then how to proceed in that case, and what is the plan of management in early stage and in advanced stage, and how do we proceed by screening test and by diagnostic test, and further this to stage the disease and to plan the management of the disease. This was all about. So, is it clear to all of you? If any one of you wants to ask question, you can ask. Dr. Husna and Dr. I don't know the name accordingly. Do you have any questions, or and topic is clear to you? Dr. Husna, topic is clear to you? Yes, ma'am. Okay. Any question you want to ask? No, ma'am. Right now, nothing. Okay. Okay. Thank you. If you study the topic, it is very much जी important topic. Definitely आप फिर इसको if you have any question you can ask me. ठीक है? हाँ और बेटा ओके आप मैम डॉक्टर आई एम अयान आस्किंग इन द कयूम, ग्रुप ओके जी, अयान कयूम बेटा आपका, सॉरी मैं आपका नाम, मैडम शाजिया शाजिया रही ओके, आपको टॉपिक क्लियर है बेटा? जी मैडम ओ, अच्छा क्लियर ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसमें फिर आप लोग यस मैम दोबारा इसको पढ़िएगा। इफ़ एनी क्वेश्चन तो हम इसमें मज़ीद भी डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज़।